क्या करना है अभी हमें यहाँ पे? वी हैव टू फाइंड आउट एंगल P। क्या फाइंड करना है? एंगल P फाइंड करना है। उन्होंने बोला है फाइंड द एंगल P ऑफ द ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ P Q R। P क्या है? 0 -1 -2। Q क्या है? 3 1 4 एंड पॉइंट R क्या है? 5 7 1। एंड व्हाट इज एंगल P? ये एंगल P आपको ढूंढना है। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल, ये कांसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंगल कैसे ढूंढेंगे? अगर हमें एक वेक्टर ये वाला है, वेक्टर PR और वेक्टर PQ, अगर दो वेक्टर मिल जाएंगे तो दोनों के बीच का एंगल, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि PR बार डॉट PQ बार इज इक्वल टू मॉड PR मॉड PQ इनटू cos थीटा। तो cos थीटा वाला कांसेप्ट है ना अपने पास, है कि नहीं? राइट सर ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। सॉरी सर ये क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट टाइम। ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? हाँ सर। बाकी लोग? सर 8 तक किया है सॉल्व। अच्छा 8 तक किया हुआ है। अरे हाँ सॉरी 9th भी हुआ है। 9 भी हुआ है। अच्छा अरे हाँ 9 भी हुआ है। एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। 10 से स्टार्ट करना। ओके क्वेश्चन नंबर 8। If a vector has direction angle 45 degree and 60 degree, then find the third direction angle. किसी एक वेक्टर को कितने डायरेक्शन एंगल होते हैं? 3, बराबर। पहला वाला होता है अल्फा जो कि 45 डिग्री दिया है, दूसरा वाला होता है बीटा जो कि 60 डिग्री दिया है, तीसरा वाला हमें क्या करना है? फाइंड करना है, बराबर। अल्फा बीटा गामा, उन्होंने पहला एंगल दिया अल्फा 45 डिग्री। मैं वानू क्या हुआ? अल्फा 45 डिग्री, बीटा 60 डिग्री एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गामा। तो मुझे बताओ अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन क्या है? कौन बताएगा? लास्ट लेक्चर हुआ था वो प्रॉपर्टी। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। हुआ था ये प्रॉपर्टी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी अपना हो चुका है। cos अल्फा इज 45, cos 45 का स्क्वायर प्लस cos 60 का स्क्वायर प्लस cos गामा का स्क्वायर। क्योंकि गामा का वैल्यू हमें पता नहीं है, cos गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा मैंने। नहीं क्या हुआ? कुछ डाउट है? ओके cos 45 बोलो, cos 45 कितना? 1/√2 the whole square, cos 60 1/2 the whole square, cos gamma the whole square is equals to 1। 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/2, 1/2 का 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा is equals to 1। अभी इन लोगों को ऐड करो, 1/2 प्लस 1/4 3/4, बराबर। तो cos स्क्वायर गामा ये प्लस 3/4 is 1। तो cos स्क्वायर गामा is 1 minus 3/4। So cos square gamma is equals to, pay attention, 1 minus 3/4, 4 1 4 minus 1, so 3 1 1/4। Therefore cos square gamma is, so देखो cos square gamma का वैल्यू 1/4 आ रहा है, तो cos gamma का वैल्यू क्या आएगा? प्लस और माइनस 1/2, प्लस और माइनस 1/2। शिवानंद दो बार गड़बड़ किया, दोनों आंसर रॉन्ग आ रहा है। cos gamma is प्लस और माइनस 1/2। नॉर्मली हम पॉजिटिव वाला वैल्यू कंसीडर करेंगे, बराबर। लास्ट देख ले तो cos gamma का हाफ वैल्यू कब आता है? cos gamma का हाफ वैल्यू कब आता है? and gamma is equals to, so third angle is 60 degree। थर्ड एंगल इज 60 डिग्री। समझ में आया कैसे करना है इसको? क्लियर? नाउ जितेंद्र राहील समझता क्या?
अरे किसी का माइक ऑन है, बाजू का भी आवाज सुनाई दे रहा है। मयूर देवरे, मयूर माइक ऑफ करा। ओके इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, if a line makes an angle 90 degree, 135 degree and 45 degree with x, y and z axis respectively, then find its direction. x एक्सिस के साथ 90 डिग्री, y एक्सिस के साथ 135 डिग्री और z एक्सिस के साथ अगर 45 डिग्री एंगल बन रहा है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे वो ढूंढो। डायरेक्शन कोसाइन मतलब सिंपल, पहला अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री है, बीटा का वैल्यू 135 डिग्री है और गामा का वैल्यू 45 डिग्री है। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, मतलब cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा के वैल्यू फाइंड करना है। तो करके बताओ। ये पहला वाला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर वो, और बाद में बचा हुआ लिख के बताओ।
हो गया लिखिए सबका, क्या आ रहा है आंसर? 0 माइनस 1/√2 एंड प्लस 1/√2। ठीक है, ओके। Question number 12. The line has a direction ratio, then find its direction cosine. मैंने आपको डायरेक्शन रेशियोज पढ़ाया क्या रे? डायरेक्शन रेशियोज पढ़ाया मैंने आपको? मैंने डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ाया, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, उसको हम एल एम एन बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियोज पढ़ाया क्या? जल्दी बोलो, मैंने पढ़ाया क्या? ओके, अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, इसमें फर्क क्या है वो अच्छे से समझ लेना। अगर x एक्सिस के साथ अपना एंगल बनता है अल्फा, y एक्सिस के साथ अपना एंगल बनता है बीटा, z एक्सिस के साथ अपना एंगल बनता है गामा, बराबर? अल्फा बीटा एंड गामा, तीन एंगल है। तो इसमें से अपना l l जिसको हम डायरेक्शन कोसाइन करते हैं, जो होता है cos अल्फा, m जो होता है cos बीटा और n जो होता है cos गामा, बराबर? l है, m है, n है, जैसे जो कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इसको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। अब ध्यान दो सब लोग, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो? ये जो डायरेक्शन रेशियो मैंने ऊपर लिखा है ना, ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो क्या होता है सब लोग ध्यान से देखो। जो कुछ भी डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिए गए उसके सेम प्रोपोर्शन में, मतलब उसी के प्रोपोर्शन में अगर दूसरे कोई नंबर्स होंगे तो सभी नंबर्स को डायरेक्शन रेशियोज बोला जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल l का वैल्यू 1/2 है, m का वैल्यू 5 है और n का वैल्यू 3/2 है, ठीक है, ये डायरेक्शन क्या है? कोसाइंस है, एल एम एन, मतलब cos अल्फा cos बीटा और cos गामा का वैल्यू है। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आएगा? हाफ इनटू 2 इज 1, 5 2 आर 10 और ये 3, 1 10 3, क्या आ गया? 1 10 3। तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो, उसी बराबर उसी के रेशियो में आ रहा है ना। डायरेक्शन कोसाइन के जो ये तीन वैल्यूज थे 1/2 5 एंड 3/2, उसी को एक से पर्टिकुलर रेशियो में हमने कम या बड़ा कर दिया, बराबर? मतलब ये जो 2 2 2 है, एक फॉर एग्जांपल कोई एक अल्फा नंबर, मतलब कोई एक लैम्डा नंबर है, बराबर? अननोन नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, वो नंबर से हमने क्या किया? तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो और तीन नए नंबर हो गए 1 10 3। तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन। उस लाइन का हम उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियो। इसलिए तो बार मुझे डिवाइड बाय 3 करना है, डिवाइड बाय 3 करना है, डिवाइड बाय 3 करना है। कितना गया? 1/3 10/3 3/3 is 1, बराबर? अब देखो आंसर क्या है? 1/3 10/3 1, मतलब ये भी इसी के रेशियो है, इसी डायरेक्शन कोसाइन से बन रहा है। सेम नंबर से मैं, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं तो सेम नंबर से मैं तीनों को डिवाइड करूंगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब किसी का मूड बनाने में मैं इसको क्या करूंगा? 300 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड मल्टीप्लाई बाय 300, मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 300। इसको 300 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 100, इसको 300 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1000, बराबर? और इसको 300 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करूंगा तो 300, 100 1000 300, ये भी उसका डायरेक्शन कोसाइन है, उसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है। तो ध्यान देना, किसी भी लाइन का, फॉर एग्जांपल अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस और ये z एक्सिस है, अरे कोई लाइन है अपनी, ये अपनी एक वेक्टर है अपना, बराबर? ये पॉइंट O है, ये A है, तो ये बन गया A बार, बराबर? तो इसका x एक्सिस के साथ होता है एंगल अल्फा, वो बदल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। उसका y एक्सिस के साथ एंगल होता है बीटा और उसी का z एक्सिस के साथ एंगल होता है गामा। तो इसका l मतलब डायरेक्शन कोसाइन, पहला cos अल्फा, फिर cos बीटा, फिर cos
से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बराबर, किसी एक नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये तीनों बदल जाएंगे, तीनों बदल जाएंगे, तो इसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। लेकिन कोसाइन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे और जो पेयर बनेगा, तीन नंबर बनेंगे, उसको हम डायरेक्शन कोसाइन नहीं बोलेंगे, उसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। ये कांसेप्ट क्लियर हुआ क्या? कमेंट करो जल्दी। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में फर्क क्या होता है? कमेंट फास्ट। राइट, डायरेक्शन कोसाइन जो सीधा कॉस, तीनों एंगल को कॉस लगाने के बाद बनता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है। तो मुझे कौन बताएगा कि एक लाइन को कितने डायरेक्शन कोसाइन होते हैं? तीन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, बराबर। मतलब वो तीनों की एक ग्रुप है। ऐसे कितने टाइप कोसाइन के होंगे? एक ही होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो कितने बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे। परफेक्ट। क्यों बनेंगे इनफाइनाइट? क्योंकि आप जो चाहिए मन मर्जी जो चाहिए ना वो नंबर से आप क्या कर सकते हो, उस डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई करके नया डायरेक्शन रेशियो जनरेट कर सकते हो। लेकिन आप मुझे बताओ, नए डायरेक्शन कोसाइन जनरेट कर सकते हैं क्या एक ही लाइन के? नहीं कर सकते। परफेक्ट। किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन का तीनों का मिलकर जो ग्रुप है वही फिक्स होता है, कभी बदलता नहीं है, ज्यादा बना नहीं पाओगे। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज अगर चाहिए तो आपको जितने चाहिए उतने डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे। अब आते क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? If a line has a direction ratios, तो DRS बोलेंगे आप। DRS डायरेक्शन रेशियोज, DRS बोल दिया मैंने। डायरेक्शन रेशियोज आर 4, -12 and 18. Then find its direction cosines. अगर ये उसके डायरेक्शन रेशियोज है तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो। मतलब अब आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, कोसाइन क्या है? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा बता, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके तीनों को बनाया हुआ है। अब ध्यान दो, मैं राइट में कुछ लिख रहा हूं साइड में, पे ध्यान देना। अपना डायरेक्शन रेशियोज हम कोसाइन लिखते हैं LMN से, बराबर, और डायरेक्शन रेशियोज हम लिखेंगे A, B और C से। पहले दिमाग में क्लिक करने दो। LMN will be the direction cosine and A, B, C will be direction ratios. Now pay attention how we can have a direction cosine. M कैसे निकालेंगे? आपको A, B, C ये दिया है, मतलब आपको A, B, C है, बराबर। How to find out direction cosine? Pay attention. M is equals to plus or minus A upon root of A square plus B square plus C square. फॉर्मूला क्लियर है? अगर आपको n चाहिए तो it will be plus or minus divide A divided by root of A square plus B square plus C square. तो m का फॉर्मूला क्या होगा? m is plus or minus A के बदले में लिखना है B divided by root of A square plus B square plus C square. ओके, m का वैल्यू समझ में आया कैसे किया? प्लस और माइनस b डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब n का वैल्यू क्या आएगा? प्लस और माइनस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे करना है? एनी डाउट? मुझे बताओ ये तीनों फॉर्मूला समझा क्या? कमेंट करो जल्दी। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया है तो कोसाइन कैसे ढूंढना है? ओके, वेरी गुड। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन ढूंढने वाले क्वेश्चन के, तो इसका एल का वैल्यू क्या होगा? प्लस और माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 है ना, रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर जाएगा। इसको सॉल्व करना है आपको। m इज प्लस और माइनस -12, इसको ओपन करोगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना क्योंकि ये प्लस 4 लोगे तो ये -12 हो जाएगा, प्लस और माइनस वापस रूट में वही आएगा। फिर m का प्लस और माइनस 18 डिवाइडेड बाय फिर रूट में सेम आ जाएगा, बराबर।
नेक्स्ट इज पहले वो फॉर्मूला लिखो रे सर, ये लिख लो स्टार्ट। पहले वो फॉर्मूला लिखो, ऊपर पॉइंट हेडिंग डाल दो डायरेक्शन रेशियो, ऊपर हेडिंग डालो डायरेक्शन कोसाइन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियो। देखो जल्दी क्या आंसर आएगा। ओके लिखिए। डन एवरीवन। कैन आई कंटिन्यू? जल्दी बोलो होगा।
ओके, मैं अभी क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो बचा है वो बाद में लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो वेट लेता है, तो मार्क करके रखो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कांसेप्ट स्टार्ट किया था ये एक्सरसाइज से पहले, उसी के ऊपर हमने पहला एक्सरसाइज किया, इसमें हमने सबसे पहला प्रोडक्ट पढ़ा डॉट प्रोडक्ट। दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, उससे पहले मैंने बोला था, द वेरी फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज a बार डॉट b बार से लिखा था एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट जो a बार क्रॉस b बार से लिखा जाएगा। तो सेकंड है क्रॉस प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखो कंफ्यूजन होता है तो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। दो टाइप मेन अपने, पहला डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट जो आज हम पढ़ रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। अब इसमें दोनों में मेन फर्क क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में a बार डॉट b बार ऐसे लिखा जाता है, क्रॉस में a बार क्रॉस b बार लिखा जाता है, बराबर। दूसरा डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो स्केलर होता है, मतलब स्केलर वैल्यू होता है, उसमें मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होता। क्योंकि इसका आंसर याद है ना, मॉड a बार मॉड b बार इनटू cos थीटा, इसका आंसर यही था ना, मॉड a बार मॉड b बार इनटू cos थीटा। मॉड a बार मैग्नीट्यूड है, मॉड लगा तो मैग्नीट्यूड आएगा, मॉड b बार भी मैग्नीट्यूड है, cos थीटा में एक मैग्नीट्यूड है। इसमें तीनों में डायरेक्शन कहां है? तीनों में कहीं भी डायरेक्शन नहीं है, मतलब दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर स्केलर में आता है, बराबर। दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर स्केलर में आता है, इसके लिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। इसके लिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। और अभी जो आज पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें a बार क्रॉस b बार करेंगे और इसका आंसर आता है सेम मॉड a बार मॉड b बार, cos के बदले आता है sin थीटा और आगे आता है n क्या। वो n क्या है मैं यहां पे जब पॉइंट स्टार्ट करूंगा तो डिटेल में बता देता हूं। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें क्रॉस मतलब इसका जो आंसर आ रहा है क्या मतलब डायरेक्शन है, क्या मतलब डायरेक्शन है ना, उसको डायरेक्शन है मतलब ये आंसर इसका क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है। आंसर इसका क्या है, वेक्टर। इसके लिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बोलते हैं और पहले वाले टाइप को स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बोलते हैं। क्लियर हुआ कंफ्यूजन? ठीक है। अब व्हाट इज दिस क्रॉस प्रोडक्ट? समझो एक वेक्टर है, ये वेक्टर है a बार और ये वाला वेक्टर है b बार, दो वेक्टर है अपने पास, ये a बार और ये b बार, और ये दोनों का मुझे क्रॉस करना है। ये दोनों का मुझे क्या करना है, क्रॉस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। a बार क्रॉस b बार अगर करना है तो इसका आंसर आता है मॉड a बार, मतलब a का मैग्नीट्यूड, वो a का पूरा लेंथ कितना है वो चेक करता है, मॉड a बार इनटू मॉड b बार इनटू डॉट में हम cos थीटा लिखते हैं, हम इसमें क्या लिखने वाले हैं, sin थीटा इनटू n क्या। देखो डॉट प्रोडक्ट में n क्या लिखते हैं, यहाँ पे n क्या आ रहा है, ये n क्या है वो सबसे पहले आप समझ लो, अगर वो समझा तो आपको पूरा कांसेप्ट समझ में आएगा। व्हाट इज दिस n क्या, ध्यान दो, इसको a बार क्रॉस b बार किया, मतलब a जाके b को क्रॉस कर रहा है, a जाके b को क्रॉस कर रहा है प्रोडक्ट, बराबर। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो, ये a जाके b को ऐसे मिल जाएगा, ऐसे, बराबर। अब आप इमेजिन करो आपके हाथ में स्क्रू ड्राइवर है, आपके हाथ में क्या है, स्क्रू ड्राइवर है, और आपने स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे जो दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं ना वहां पे रखा है ऐसे, बराबर। और जैसे ये घूम रहा है, a जाके b को मिल रहा है, वैसे आप हाथ घुमाओ, इमेजिन करो a और b है, जहां पे मिल रहे हैं वहां पे स्क्रू ड्राइवर मैंने रख दिया, और ये a b की तरफ जाएगा, आपका मुट्ठी भी वैसे ही घुमाओ ऐसे। तो आप जैसे ही घुमाते तो जो स्क्रू है यहाँ पे वो स्क्रू बाहर आएगा अंदर जाएगा, कमेंट करो। बाहर आ रहा है, सिंपल लॉजिक है ना भाई, आप ऐसे घुमा रहे हो ना, ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू बाहर ही आएगा, बराबर। ठीक है,
अब इमेजिन करो आप जहां पे बैठे हो जमीन पे, एक राइट साइड में वेक्टर है, बराबर, एक वेक्टर इधर राइट साइड में है और एक वेक्टर इधर लेफ्ट साइड में है। राइट वाले को ए बार बोलो, नीचे देखो, इमेजिन करो, मैं जो बोल रहा हूँ खाली सुनो। राइट वाले को ए बार बोल दो, लेफ्ट वाला जो लाइन है उसको बी बार बोल दो, और ए बार को बी बार से क्रॉस करना है, बराबर। अब स्क्रू घुमाओ, मतलब ये स्क्रू ड्राइवर घुमाओ। अब वो स्क्रू कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा या जमीन के अंदर घुसेगा? ऊपर आएगा, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट घुमा रहे हो उसको। यस और नो? तो आप अभी ध्यान दो, आगे सब लोग समझेंगे। ए बार है, बराबर, ये ए बार है। ए बार और बी बार दोनों फ्लोर पैन मैंने यहाँ पे 3D में बनाया। तो ए बार और बी बार अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट होगा, बराबर, जो कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए बार क्रॉस बी बार। समझ में आ रहा है? जो कि उसका क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ए बार क्रॉस बी बार। इसका मतलब जो आंसर आता है वो ए बार को भी परपेंडिकुलर होता है और बी बार को भी परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया सबको? बराबर, मतलब अगर दो वेक्टर जमीन पे गिरे हैं, दोनों का क्रॉस करोगे तो दोनों जहां पे ज्वाइंट हो रहे ना, वहां से ऊपर निकलेगा तीसरा आंसर उसका, बराबर। और अगर मैं उल्टा करूं, अगर मैं उल्टा करूं, बी बार क्रॉस ए बार करूं, तो इसका आंसर मॉड बी बार मॉड ए बार साइन थीटा, थीटा मतलब ये दोनों के बीच का एंगल थीटा, बराबर। यहाँ पे भी एन क्या पाएगा, लेकिन ध्यान रखना, पहले वाले केस में एन क्या ऊपर की तरफ है, तो दूसरे वाले केस में एन क्या नीचे की तरफ। क्योंकि आप अगर जैसे आपने ऊपर उठाया वैसे अगर आपने उल्टा घुमाया, बी को ए की तरफ घुमा दिया, तो स्क्रू जमीन में घुस जाएगा ना, बराबर। समझो, ये बी बार है, ये ए बार है, और इसको इधर की तरफ ऐसे घुमा रहे हैं, तो वेक्टर नीचे उतर जाएगा ना। आंसर इसका आंसर नीचे उतर जाएगा इसमें परपेंडिकुलर में, राइट। ये भी इसमें यहाँ पे परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, अब ध्यान देना। अब पहली चीज ये क्लियर हो कि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसका आंसर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है, एक तो ऊपर या फिर नीचे, एक तो बाहर या फिर अंदर, इट डिपेंड्स। जिस प्लेन में दो वेक्टर बैठे उस प्लेन को परपेंडिकुलर आंसर निकलता है हमेशा, उस प्लेन को हमेशा वो परपेंडिकुलर निकलता है। अभी इसको पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। व्हाट इज ए बार, मॉड ए बार? मॉड ए बार क्या है? वेक्टर ए का लेंथ है, मैग्नीट्यूड है। मॉड बी बार क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। साइन थीटा क्या है? तो दोनों के बीच में एंगल थीटा है, उसका साइन लेते हो। तो एन क्या, नाउ पे अटेंशन, एन क्या का टाइम आ रहा है। एन क्या इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, जिसका लेंथ कितना है 1, जिसका लेंथ कितना है 1, बट उसके साथ उसके ऊपर कैप भी डाला है। कैप मतलब वो डायरेक्शन भी बता रहा है। तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ए बार और बी बार के डायरेक्शन में ये जो 1 इतना लेंथ का टुकड़ा है ये एन कैप होता है। मतलब वो क्या, अभी फॉर एग्जांपल ए बार क्रॉस बी बार, ये भी क्या है, स्केलर है, मैग्नीट्यूड है। ये भी क्या है, मॉड बी बार मैग्नीट्यूड है। साइन थीटा भी क्या है, मैग्नीट्यूड। तीनों मैग्नीट्यूड्स मिल गए, तीनों मैग्नीट्यूड मिल गए। लेकिन ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो जैसे आप एन कैप लगा दोगे तो वो मैग्नीट्यूड उस डायरेक्शन में चला जाएगा ऊपर। समझ में आया? फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 1 है, 1 * 2 * 1, तो आपका आंसर। लेकिन 2 किधर, 2 इधर जाना है, 2 इधर जाना है, 2 इधर जाना है, 2 इधर जाना है, किधर जाना है, तो एन क्या बताएगा भाई, ये डायरेक्शन में चल, तो आप ये डायरेक्शन में टूट जाओगे, ये नहीं होगा। समझा? एन कैप सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है, बराबर। और वो एन कैप का डायरेक्शन हमेशा कहां पे होता है, ए बार और बी बार ये दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है एन कैप का डायरेक्शन। मुझे बताओ ये कांसेप्ट क्लियर हुआ? कमेंट करो जल्दी। ए बार क्रॉस बी बार, मॉड ए मॉड बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड। साइन थीटा, साइन का वैल्यू, थीटा का साइन वैल्यू होता है। और एन कैप वो दोनों को परपेंडिकुलर आंसर ऊपर चढ़ता है, उस डायरेक्शन में 1 इतने लेंथ का वो वेक्टर होता है। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब तो बहुत सारा कुछ दिया है टेक्स्ट बुक में, वो सब मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं ज्यादा लिख के दूंगा ना तो आपका कंफ्यूजन होगा।
आपको जितना समझ आएगा दैट इज ओके, ठीक है, जो रिक्वायर्ड में उतना ही लिख के दे दो। तो इसमें प्रॉपर्टीज उसके लिए प्रॉपर्टीज नंबर 1, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ तो क्या होगा? थीटा ये 0 डिग्री है, मतलब ये ए बार है और उसी के ऊपर बी बार है। ए बार थोड़ा बड़ा है, बी बार थोड़ा छोटा है, या फिर बी बार थोड़ा बड़ा है, ए बार थोड़ा छोटा है। और ए बार और बी बार एक ही लाइन के ऊपर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा रे? 0 डिग्री है, कुछ एंगल नहीं है। अब ए बार क्रॉस बी बार करना है आपको। इसमें क्या करना है? ए बार क्रॉस बी बार करना है। स्क्रू रखो, स्क्रू ड्राइवर यहां पे रखो और ए बार को बी बार तक घुमाओ। घुमाने की जरूरत है क्या? बड़ा आंसर आंसर चाहिए जल्दी। ए बार को बी बार तक लेके जाने के लिए घुमाना है, तो घुमाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, मतलब वो उसी के ऊपर बैठा है, तो आपका स्क्रू ऊपर आएगा नीचे जाएगा रे? स्क्रू जगह से हिलेगा ही नहीं। इसका मतलब वो वही रह रहा है, इसका मतलब उसका आंसर ही बन नहीं रहा है, इसका मतलब वो 0 है। बराबर, उसका आंसर क्या आ गया? 0। मतलब इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो देखो ए बार क्रॉस बी बार इज mod a bar mod b bar sin 0 into n कैप। और sin 0 0 होता है, तो सीधा आंसर ये क्या बन गया? ये 0 बन गया। सीधा आंसर ये क्या बन गया? 0 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट। इफ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान दो। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा? a bar cross b bar is equal to mod a bar mod b bar sin 90 into n कैप। sin 90 का आंसर कितना आता है? 1 आता है। a bar plus b bar क्या आ गया? mod a into mod b into n कैप। बराबर। अब एक सिंपल, वेरी गुड शिवानंद, मैथ्स लिखा है, देखो क्या है। sin 90 बराबर 90 डिग्री तक आपको स्क्रू को घुमाना है, तो 90 डिग्री तक स्क्रू को घुमाओगे तो स्क्रू ऊपर आना चालू होगा। लेकिन sin 90, ध्यान देना, sin 0 0 होता है, sin 30 हाफ होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 50/2 होता है, sin 90 1 होता है। बराबर, तो 90 तक sin का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है। जरा इसको और इजी कर लेता हूं। आपको ASTC पता होगा, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉपी, मतलब ए फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में sin एंड cosec आर पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड cot इज पॉजिटिव, और ये cos और sec पॉजिटिव होता है। बराबर, और sin का वेव सबको याद है, दिस इज द वेव ऑफ sin थीटा। बराबर, ये 0 है, ये 1 है। बराबर, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो 90 डिग्री होता है। बराबर, मतलब 0 से 90 डिग्री तक ये वैल्यू बढ़ते जाता है, 90 से वापस ये नीचे आना स्टार्ट होता है और 180 पे वो 0 हो जाता है। sin 180 डिग्री 0, 180 के बाद वो -1 तक चला जाता है 270 डिग्री तक। बराबर, 270 डिग्री तक वो -1 हो जाता है और फिर 360 डिग्री तक वो क्या आता है? 0 आता है। अब जरा ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग कांसेप्ट। sin थीटा का बिहेवियर क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ता है, सेकंड में घटता है, थर्ड में वापस घटता है, फोर्थ में वापस बढ़ता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 जाता है, बराबर, 0 से 1 गया, सेकंड में 1 से वापस 0 आ गया, थर्ड में 0 से -1 चला गया, 0 से -1 चला गया, और फोर्थ में -1 से 0 तक आ जाता है। ये sin थीटा का जर्नी है। sin थीटा ऐसे बिहेव करता है। बराबर, तो जब आप दो वेक्टर को लेके घुमाना स्टार्ट करोगे, आपने स्क्रू ड्राइवर पकड़ा, बराबर, और आपने ए बार को बी बार तक लेके चले गए, ध्यान देना, मैं भी डायग्राम बना रहा हूं। ये आपका ए बार है, इसको एग्जैक्टली जब आप 90 डिग्री करोगे, ये 90 डिग्री 3D, ए बार को बी बार क्रॉस करोगे तो आपका आंसर ऊपर चला जाएगा, ए बार क्रॉस बी बार। बराबर कि नहीं? फिर आप पीछे 180 डिग्री वापस ए बार को यहाँ पे घुमा के लेके आएंगे, ये बी बार में होता है। बराबर, तो ये आंसर वापस धीरे 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 नीचे आता है और 0 हो जाता है, क्योंकि 180 डिग्री हो गया ना ए और बी के बीच में, sin 180 भी 0 होता है, मतलब यहाँ पर भी आंसर 0। फिर उसको ये ए को घुमा के बी तक चला गया मैं यहाँ पे, बराबर, ये ऐसे ये 90 ये 90 ये 90 270 डिग्री, तो ये आंसर 180 डिग्री सॉरी नीचे चला जाएगा, ए बार क्रॉस बी बार, ए
ए बार क्रॉस बी बार नीचे चला जाएगा और वापस उसको 90 डिग्री घुमा के ए को पूरा घुमा के अपनी जगह पे लेके आओगे तो ए बार क्रॉस बी बार जाके वापस अपनी जगह पे बैठेगा। थोड़ा सा ध्यान दो, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। आप ए बार, ये ए बार वेक्टर है बराबर, और ये इसका मैं ए बार को ऐसे जैसे घुमाना स्टार्ट किया ये देखो अपना आंसर ऊपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब ए बार को मैंने यहाँ तक लेके गया, आंसर मेरा ऊपर तक चला गया बराबर। फिर मैंने एक बार पीछे घुमाना चालू किया तो ये आंसर धीरे 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 नीचे आया तो 180 डिग्री पे 0 हो गया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आ गया तो ये नीचे चला गया 270 डिग्री पे, और फिर मैं यहाँ पे आ गया तो वापस एज इट इज 0 पे आ गया। कंसेप्ट दिमाग में सेट हो रहा है। 90 डिग्री में ऊपर जाएगा ए बार क्रॉस बी बार, फिर 90 डिग्री घुमाओगे तो वापस वो 0 पे आएगा, फिर 90 डिग्री घुमाओगे तो -1 पे जाएगा, फिर 90 डिग्री घुमाओगे तो वापस 0 पे आएगा। मतलब अगर आपने एक वेक्टर को पूरा राउंड घुमा दिया तो उसका आंसर पहले 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0। मतलब वेक्टर जब ऐसा एक राउंड खत्म करता है उसका आंसर पूरा ऊपर नीचे से होकर एक जगह पे आता है। क्लियर हो रहा है? सेट नॉलेज दिमाग में। वेक्टर का एक राउंड खत्म, ये एक ऐसा खत्म, मतलब ये ऐसे घूमता रहेगा, मतलब ये वेक्टर ऐसे घूमता रहेगा, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा उसका आंसर, ठीक है। अब सेट हो गया, क्लियर, एकदम परफेक्ट, ठीक है। जीरो डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, 180 और 270 का भी मैंने आपको बता दिया है। समझो, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार आप करोगे, ये प्रॉपर्टी देख रहे हम लोग। ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार करोगे तो ए बार जाके बी बार प्लस सी बार को क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करता है देखो। ए बार जाके बी बार को पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, दिस विल बिकम ए बार क्रॉस बी बार, बराबर, बीच में है प्लस, ए बार जाके सी बार को प्रोडक्ट करेगा, ए बार क्रॉस सी बार, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ब्रैकेट ओपन किया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट इज, अगर मैं बी और सी को पहले लेके आता हूं, मतलब बी बार प्लस सी बार है, क्रॉस ए बार करना है, तो पहले बी बार जाके ए को क्रॉस करेगा, बी बार क्रॉस ए बार, फिर सी बार जाके ए क्रॉस करेगा, सी बार क्रॉस ए बार, ठीक है। नेक्स्ट, वो कुछ खास नहीं है, हाँ, 2 पॉइंट बच गए अपने इंपॉर्टेंट। नंबर 5 देखो, ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार में क्या फर्क है, कौन बताएगा? बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार क्रॉस ए बार? माइक ऑन करो, क्षितिज, शुभम, माइक ऑन करके बोल दो इधर से। राइट, जब ए बार क्रॉस बी बार बोल रहे हो तो ए जाके बी को क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो उसका एक डायरेक्शन बनेगा, लेकिन बी बार क्रॉस ए बार करोगे तो बी जाके ए को मल्टीप्लाई करने वाला है, तो उसके बराबर अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, वो दूसरा आंसर जाएगा। इसका मतलब these two are exactly opposite to each other in direction, so I can write it as a bar cross b bar बराबर is equals to minus b bar cross a bar, मैंने सिंपल ब्रैकेट डाला है, मॉड्यूलस नहीं हो, मॉड नहीं, a bar cross b bar is equals to क्या होता है, माइनस b bar cross a bar होता है, b bar cross a bar का वो नेगेटिव है, ठीक है। और नेक्स्ट, अभी देखो पॉइंट नंबर 6, i कैप क्रॉस i कैप क्या है, कौन बताएगा? i कैप क्रॉस i कैप, जब क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाता है तो सबसे पहले दोनों के बीच में एंगल कितना है चेक करना। i कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड अगेन i कैप इज अ
ओके सॉरी हाँ आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा आंसर? अच्छा आंसर दिया था क्या? 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल 0 है तो sin 0 0 होता है। आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस आई कैप विल बी 0। उसके बाद जे कैप क्रॉस जे कैप एंड के कैप क्रॉस के कैप, ये सभी के आने वाले 0 आने वाले, सभी के आने वाले 0। बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज आप मुझे बताने वाले, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या है? आई क्रॉस जे क्या है? अब ध्यान देना, आई इज अ यूनिट वेक्टर along the direction of x axis, बराबर? जे इज अ यूनिट वेक्टर along the direction of y axis। तो दोनों के बीच में एंगल कितना लिख दिया है? 90। तो ये आई क्या है, ये जे क्या है। जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो तीसरा वेक्टर उन दोनों को परपेंडिकुलर ऊपर निकलेगा और वो हमेशा क्या होता है? के क्या बोलता है? आई और जे को दोनों को परपेंडिकुलर आंसर आने वाला है, तो पक्का क्रॉस में हमेशा परपेंडिकुलर ही आता है। तो आई और जे का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, बराबर, ध्यान देना आई इनटू जे कर रहा हूं, तो मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो आंसर ऊपर की तरफ जाएगा। तो आई इनटू जे इज के क्या। लेकिन अगर मैं के इनटू आई करूंगा, ऐसे घुमाऊंगा तो ये नीचे की तरफ उतरेगा, आई है ना। इसका मतलब जे क्या क्रॉस आई क्या अगर मैं उल्टा करूंगा तो आंसर माइनस के क्या आएगा। जो बताइए समझा क्या? माइनस क्यों हुआ? आई इंटू जे प्लस क्या रहेंगे वो ऊपर आ रहा है, लेकिन जे इंटू आई अगर उल्टा घुमाओगे तो वो नीचे चला जाएगा वेक्टर। ठीक है, आई से फिर जे इंटू के, जे क्रॉस के, ये जे है ये के है, जे इंटू के अगर आप ऐसे घुमाओगे तो इधर निकलेगा और अगर ऐसे घुमाओगे तो पीछे चला जाएगा। मतलब जे क्रॉस के इज आई पे आ, लेकिन के क्रॉस जे अगर उल्टा है तो इट विल बिकम माइनस आई एंड के क्रॉस आई इज जे क्या, बट आई क्रॉस के इज माइनस जे क्या। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा इसको याद कैसे करें? इसको याद करने का एक सिंपल फंडा है, आई जे के। ये क्या है? आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। फॉलो करना है, बराबर? देखो कैसे, आई क्रॉस जे कैसे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के करोगे इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई करोगे तो इज इक्वल टू जे। लेकिन इसके अलावा कुछ अगर आपको डायरेक्शन दिखा तो माइनस दिखा। चलो ये एरो कैसे है? आई से जे जा रहा है, सीधा जा रहा है तो आंसर तीसरा आएगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ये दूसरा आएगा, देखो जो जे से निकल रहा है, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ये होगा सेकुलर मान में, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। लेकिन अगर आप उल्टा करोगे, जे क्रॉस आई तो पीछे आना है माइनस के, k cross j is minus I and I cross k is minus j। Here I j k, फिर I j k, I j k, ये सीक्वेंस है, आंसर पॉजिटिव आएगा। सीक्वेंस में उल्टा कुछ कर दिया, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, अभी हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, दो एग्जांपल है, तो प्लीज राइट इट डाउन फास्ट, जल्दी लिखो, देन we'll start with the next concept।
Is it done? Okay. अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का एक्चुअल आंसर आता है वो देखना। डॉट प्रोडक्ट में कैसे होता था? देखो एक वेक्टर है a1 a1 i क्या प्लस b1 j क्या प्लस c1 k क्या, और एक वेक्टर है b बार a2 i क्या प्लस b2 j क्या प्लस c2 k क्या, और ये दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता a1 और b बार, देखो ये टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किए। a1 डॉट b बार करोगे तो i का प्रोडक्ट मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, मतलब इससे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आता है a1 a2 b1 b2 इसमें भी डायरेक्शन दिख रहा है क्या? कहीं भी डायरेक्शन नहीं है, मतलब वो स्केलर का डॉट प्रोडक्ट याद है ना, उसका आंसर स्केलर में आता है, इसके लिए उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ऐसे हमें देखना है क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, ऐसे हमें क्या देखना है क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है। a1 क्रॉस b1 a1 आई क्या प्लस b1 है क्या प्लस c1 के क्या क्रॉस a2 आई क्या प्लस b2 से क्या प्लस c2 के क्या। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना, ब्रैकेट ओपन, देखो अभी हमने पढ़ा कि इससे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, मतलब पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले ब्रैकेट का एक टर्म उठ के बाकी तीनों को जाके मल्टीप्लाई करेगा। पहले इसमें a1 आई क्या है ये जाके तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, बराबर। तो क्या आएगा देखो a1 आई क्या इनटू a2 आई क्या, दैट इज a1 a2 आई क्या क्रॉस आई क्या, समझे ना, a1 a2 आई क्या क्रॉस आई क्या, फिर a1 आई क्या b2 से क्या, तो a1 b2 आई क्या क्रॉस से क्या, समझ में आ रहा है ना सबको क्या कर रहा हूं, प्लस a1 आई क्या इनटू c2 के क्या, तो a1 c2 आई क्या क्रॉस के क्या, प्लस अब a1 आई का काम खत्म हो गया, a1 आई का काम खत्म। अब दूसरा वाला पार्ट उसमें देखो, दूसरा वाला इसमें b1 से, तो b1 से जाके तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, b1 से इनटू a2 आई, b1 a2 j क्रॉस i, b1 a2 j क्रॉस i प्लस b1 b2 j क्रॉस j प्लस b1 c2 j क्रॉस k, बराबर, प्लस अब c1 a2 k क्रॉस i प्लस c1 b2 k क्रॉस j प्लस c1 c2 k क्रॉस k। अब थोड़ी देर पहले हमने i j k j ये सब हमने देखा है क्या था, जरा वापस में रिवाइज करता हूं। यहाँ पे लिखा था i क्रॉस i j क्रॉस j एंड k क्रॉस k, इसका एंगल 0 होने की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है 0 आता है, और बाद में i j k और k से वापस आएगा, अगर ये सीक्वेंस रहेगा तो किसका आंसर। तो चलो देखते हैं i क्रॉस i कितना, i कैप क्रॉस i क्या प्रोडक्ट से बोलो कितना, 0 0 0, बराबर, मतलब ये चला गया टर्म i क्रॉस j इक्वल्स टू
A का तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो A1 B2 K, A1 B2 क्या, I क्रॉस K रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, -J I क्रॉस K, आंसर क्या आएगा, -J माइनस से उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, I से K से I नीचे जा रहा है, तो देखो ना I क्रॉस K से माइनस से, मतलब ये I क्रॉस K का माइनस है, तो ये होगा माइनस A1 C2 into J क्या, ये बराबर, फिर J क्रॉस I, आंसर क्या है, -K J क्रॉस I is माइनस के, तो ये B1 A2 माइनस के, B1 A2 ये माइनस इधर के क्या, J क्रॉस J 0, J क्रॉस K J क्रॉस K is I क्या, इधर आएगा B1 C2 I क्या, B1 C2 I क्या, फिर K क्रॉस I is J, ये आएगा C1 A2 into J क्या, K क्रॉस J is माइनस I, तो C1 B2 माइनस I क्या होगा, माइनस I क्या, और K क्रॉस K क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, K क्रॉस K क्या हो जाएगा, 0, क्लियर हो गया सबको, बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से I J और K अलग अलग कर रहा हूँ, I वाला टर्म इधर एक है और इधर एक है ना, तो इन दोनों से मैं I क्या कॉमन ले, क्या बचेगा, B1 C2 माइनस C1 B2, B1 C2 माइनस C1 B2, अब इधर J है और इधर भी J है, अगर इन दोनों से J कॉमन लेता हूँ, C1 A2 माइनस A1 C2, C1 A2 माइनस A1 C2 प्लस K क्या, इधर और इधर के A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। अब जरा ये क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, हेलो, क्लियर, ओके गुड। अब क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजेस, क्या चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड टर्म जो दिख रहा है ना आपको, सेकंड टर्म प्लस जे C1 A2 माइनस A1 C2, तो ये A1 C2 को इधर लेके आता हूँ और C1 A2 को उधर लेके जाता हूँ, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और C1 A2 आगे गया और A1 C2 पीछे आ गया, अगर मैं एक्सचेंज करूं तो साइन नेगेटिव बाहर चला जाएगा ना। अब जरा याद करो, ये टाइप कहां पे पढ़ा था, पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा पॉजिटिव आता है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट याद है ना, पहला प्लस दूसरा माइनस लेना, तीसरा वापस प्लस, और दैट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट I J K, ऊपर आएगा I क्या J क्या K क्या, B1 C2 C1 B2, मतलब ये B1 C2 C1 B2 ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना I के सामने, बराबर, फिर से C2 A1 ठीक है, तो ये A1 है और ये A2 है, आप इस डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करोगे तो सेम स्टेटमेंट बनेगा एज इट इज, समझा, ये बन गया A बार क्रॉस B बार का फॉर्मूला, A बार क्रॉस B बार वैसे मॉड A मॉड B sin थीटा इनटू n कैप होता है, लेकिन ढूंढना कैसे, अगर sin थीटा ही नहीं पता है, थीटा पता ही नहीं ना, तब आप ये यूज कर सकते हो, सिंपल, दो वेक्टर्स दिए हैं, I J K लिखना है, फिर पहले वेक्टर के 3 I J K के कोएफिशिएंट, फिर दूसरे वेक्टर के I J K के कोएफिशिएंट, इसको हम डायरेक्शन रेशियो भी अभी बोल सकते हैं, वो यहाँ पे लिखना है, फिर इसको ओपन करो, सॉल्व करो, तो आपको क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर फाइनल, अच्छा ये देखो I क्या J क्या K क्या आ रहा है क्रॉस में, मतलब ये वेक्टर है ना, डॉट में आता रहेगा, डॉट में सीधा ये आंसर क्या आता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है, क्लियर, एनी डाउट, राइट। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी इसका काम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे है, समझो ये ट्रायंगल है, ये A B C,
बार पता है और आपको BC बार पता है, या फिर AC बार, आपको किसी भी ट्रायंगल के अगर दो वेक्टर पता होंगे, मैं तीसरे सेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आई एम सेइंग अबाउट टू वेक्टर्स ऑफ एनी ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल के दो साइड्स के वेक्टर्स आपको पता है, दो साइड्स अगर आपको पता है इन वेक्टर फॉर्म, लेंथ नहीं, इन वेक्टर फॉर्म, अगर आपको दो वेक्टर पता है ट्रायंगल के, तीसरे की जरूरत नहीं है। अगर आपको दो वेक्टर पता है तो आप सीधा उसका फॉर्मूला, उसका एरिया निकाल सकते हो। कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू मॉड ऑफ AB बार क्रॉस AC बार। मतलब AB बार और AC बार ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ऐसे करना है, फिर उसका मॉड निकालना है। मॉड मतलब रूट में तीनों स्क्वायर्स और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और दूसरा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब अगर समझो ये AB है और ये AD है, AB और AD, तो ये दोनों से अगर मैं AB को यहाँ पे परपेंडिकुलर पैरेलल बना दूं और B इसको यहाँ पे पैरेलल बना दूं, तो ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर आपको AB और AD पता है तो आप इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया बना सकते हैं, और वो होता है सिर्फ हाफ निकालना है, AB बार क्रॉस AC बार। अगर सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो पैरेललोग्राम का एरिया मिलता है, और उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो इसको हाफ करोगे, इसको ऐसे हाफ करोगे, आगे क्या होता है उसका पैरेललोग्राम का हाफ ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? व्हाट इज द यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट? टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। प्रैक्टिकल यूज उसका अगर देखा जाए तो, ठीक है। मुझे बताओ ये कांसेप्ट पूरा पूरा क्लियर समझ में आ रहा है? दैट इज प्रॉपर्टी में लास्ट प्रॉपर्टी था, हमने 4-5 पहले किया था, ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी है उसका, हाउ टू फाइंड आउट द क्रॉस वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? ओके, राइट इट डाउन फास्ट, लिखो।
क्लियर हो गया? Okay. Next is fourth exercise. Number 1. If a bar is equals to 2I cap plus 3Z cap minus K cap and B bar is equals to I cap minus 4Z cap plus 2K cap. Find A bar plus B bar क्रॉस ए बार माइनस बी बार. ठीक है? ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार चाहिए. तो सबसे पहले मुझे ए बार प्लस बी बार ढूंढना है, फिर ए बार माइनस बी बार ढूंढना है, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है. तो ए बार प्लस बी बार तो ये दोनों का एडिशन 2i प्लस 3j माइनस k प्लस i माइनस 4j प्लस 2k. तो 2i में i ऐड होगा ना, 2i क्या प्लस i क्या कितना क्या 3i क्या 3j क्या माइनस 4j क्या माइनस 1j क्या माइनस k प्लस 2 प्लस k क्या 3i क्या माइनस j क्या माइनस j क्या प्लस k क्या. अब a बार माइनस b बार करना है, सब्ट्रैक्शन दोनों का. 2i क्या माइनस i क्या i क्या 3j क्या माइनस माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस होगा तो 3 प्लस 4 7 से क्या माइनस के क्या माइनस 2 के क्या माइनस 3 के क्या. बराबर. अब a बार प्लस b बार a बार माइनस b बार मिल गया. अब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट a बार प्लस b बार क्रॉस a बार माइनस b बार ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो सिंपल i क्या j क्या k क्या पहले ऊपर आएगा, फिर i j k मतलब सॉरी i j k का कोएफिशिएंट a बार प्लस b बार है उसके 3 नंबर 3 माइनस 1 1. समझ में आ रहा है सबको कैसे करना हो. फिर 1 7 माइनस 3
बराबर। और फिर इसको, ये तो आपको आता है, इसके आगे ब्रैकेट ओपन करना है, सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व जैसे करते हैं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। एक वेक्टर दिया उन्होंने, इसको आपको सॉल्व करना है। एक वेक्टर दिया है j क्या प्लस 2k क्या, ये एक वेक्टर है, और i क्या प्लस j क्या, ये एक वेक्टर है। उन्होंने क्या बोला है, इस वेक्टर को j क्या प्लस k क्या 2k क्या एंड इसको i प्लस j, ये दोनों को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए। परपेंडिकुलर तो चाहिए लेकिन यूनिट भी चाहिए। तो मुझे बताओ पहले परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे बनता है। जब भी ये दोनों वेक्टर का हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिलेगा, एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। लेकिन वो कितने लेंथ का है पता नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर तो मिलेगा। लेकिन उनको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करके परपेंडिकुलर वेक्टर तो मिलेगा, बस उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 7 है, 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आता है ना। वही किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर है एक का। तो पहले मैं दोनों को क्रॉस करूंगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, बराबर। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, पहले को मैं बोलता हूँ a बार और दूसरे को मैं बोलता हूँ b बार। a बार क्रॉस b बार इज i क्या j क्या k क्या। अब a बार के i j k के कोएफिशिएंट, इसमें i है ही नहीं, मतलब i का कोएफिशिएंट होगा 0, j और k का 1 और 2 है। फिर b बार का i j है k नहीं है, 1 1 और ये 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, i कैप इनटू 1 0 0 माइनस 1 2 जा 2 माइनस j कैप इनटू 0 0 0 माइनस 2 1 जा 2 प्लस k कैप इनटू 0 1 जा 0 माइनस 1 1 जा 1। क्या आ गया ये वेक्टर, इट इज becoming minus 2i क्या, माइनस 2i क्या, माइनस माइनस प्लस 2j क्या माइनस k क्या। देखो क्या बन रहा है, माइनस 2i क्या प्लस 2j क्या माइनस k क्या। ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर बना। अब उसको यूनिट बनाना है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। यूनिट वेक्टर मतलब n कैप में। तो क्या करूंगा मैं, a बार क्रॉस b बार को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। a बार क्रॉस b बार क्या आ चुका है, माइनस 2i क्या प्लस 2j क्या माइनस k क्या डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब रूट में तीनों नंबर का स्क्वायर, मतलब पहला -2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, बराबर। सो इट्स -2i क्या प्लस 2j क्या माइनस k क्या डिवाइडेड बाय रूट में 2 का स्क्वायर 4, ये 4 और ये 1, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 का रूट प्लस 3 9 का रूट प्लस और माइनस, तो ये आएगा प्लस और माइनस 1/3 to -2i क्या प्लस 2j क्या माइनस k, या फिर 1 डिवाइड बाय प्लस और माइनस भी करते चलेगा। अब मुझे पता है इसमें प्लस और माइनस क्यों आया, क्योंकि परपेंडिकुलर जैसे एक डायरेक्शन में होगा इसके पीछे भी वो परपेंडिकुलर होता ही है। अगर ऊपर परपेंडिकुलर तो नीचे भी होता है, तो प्लस करेंगे तो ऊपर, माइनस करेंगे तो नीचे, प्लस करेंगे तो एक डायरेक्शन, माइनस करेंगे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन। इसके लिए कभी भी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर दो निकलते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक आगे एक पीछे, एक दाएं एक बाएं, ठीक है। जो कुछ भी डायरेक्शन होगा उसका उसका अपोजिट डायरेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a बार डॉट b बार का वैल्यू √3 है। a बार क्रॉस b बार का वैल्यू 2i क्या प्लस j क्या प्लस 2k क्या है। Then find the angle between a bar and b bar. क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। क्वेश्चन देखो, ए बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट √3, ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट 2i + j + 2k क्या। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना है, ए और बी के बीच में एंगल कितना है ये ढूंढना है। अब हम ए और बी के बीच का एंगल कैसे ढूंढेंगे,
ए बार डॉट बी बार क्या होता है मुझे बताओ। ए बार डॉट बी बार इज मॉड ए मॉड बी cos थीटा, ये तो सबको पता है। और ये वैल्यू उन्होंने रूट 3 दी है, तो रूट 3 मॉड ए मॉड बी cos थीटा। बराबर। तो मुझे बताओ cos थीटा का वैल्यू क्या लिख रहे हैं। cos थीटा इज रूट 3 अपॉन मॉड ए मॉड बी, रूट 3 अपॉन मॉड ए मॉड बी है cos थीटा का वैल्यू। अब ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है बताओ। मॉड ए मॉड बी sin थीटा इनटू n कैप, मॉड ए मॉड बी sin थीटा इनटू n कैप। अब ये क्या करता हूं मैं, दोनों तरफ का मॉड निकालता हूं, मतलब मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज मॉड ए मॉड बी sin थीटा। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड मतलब दोनों तरफ मॉड्यूलस का साइन आएगा। ये तो ऑलरेडी मॉड्यूलस है, sin थीटा तो नंबर ही होता है तो ना आएगा। n कैप का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ n कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो वो चला गया। बराबर कि नहीं, राइट। अब ए बार क्रॉस बी बार जो है, ए बार क्रॉस बी बार जो दिया है वो दिया है 2 है जे और 2 के, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसका मैग्नीट्यूड मतलब रूट में आएगा ना सर, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज मॉड ए बार मॉड बी बार इनटू sin थीटा। ये 2 का 4 + 1 9 9 का रूट आ गया 3 इज मॉड ए बार मॉड बी बार इनटू sin थीटा। ध्यान दो सब लोग। नाउ ठीक है, अब sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा बताओ फिर। तो मॉड ए मॉड बी आके इसको डिवाइड करो ना, 3 अपॉन मॉड ए बार मॉड बी बार, ये नंबर 2 और ये नंबर 1 है। यहां पे हमें क्या मिला, बराबर, यहां पे हमें क्या मिला cos थीटा, वहां पे हमें क्या मिला sin थीटा। sin अपॉन cos कर दो, जब इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो sin अपॉन cos कितना आ गया tan थीटा, और 3 अपॉन मॉड ए मॉड बी रूट 3 अपॉन मॉड ए मॉड बी कैंसिल होगा, 3 अपॉन रूट 3 3 अपॉन रूट 3 मतलब रूट 3 आ गया। अब मुझे बताओ tan थीटा का वैल्यू अगर रूट 3 आ रहा है तो थीटा कितना होना चाहिए 60 डिग्री। बता, थीटा इज 60 डिग्री। समझ में आया कैसे कर रहा हूं। प्लीज कमेंट फास्ट, क्लियर हो रहा है। चलो लिखो, पहला सॉल्व करना है, दूसरा भी हमने सॉल्व किया, तीसरा भी सॉल्व किया। राइट इट डाउन।
क्लियर हो गया? नाउ दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए बस करते हैं, बहुत हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो एक्सरसाइज खत्म करके और एक लास्ट कंसेप्ट है, वो लास्ट कंसेप्ट कर लेंगे तो अपना चैप्टर वेक्टर खत्म हो जाता है। अच्छा, चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है इसमें? सबको समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। विल मीट, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।